अभी हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाली बारिश की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो चुकी है, तशवीशनाक हो चुकी है। सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई है, सड़कें इस वक्त डूब चुकी हैं और गाड़ियाँ जो हैं वो हमें बहती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, आवाम जो है वो घरों में बेचारी महसूर होकर रह गई है और जो शहरी हैं वो दफातर भी नहीं जा पा रहे हैं उधर, मतलब क्योंकि पानी है सड़कों पर इतना ज़्यादा, तो उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। और यह फुटेज देख सकते हैं कि फुटेज में ये इस्लामाबाद की सूरत हाल है कि किस तरह पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया और जो गाड़ियाँ में वो डूबती हुई पानी नजर आ रही है। मतलब कि ये जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, ये गाड़ी आप डूबती हुई इस वक्त देख सकते हैं। ये इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल है, सेक्टर E11 इस वक्त कहा जा रहा है कि ये सेक्टर है और आप देखें ये कितनी खौफनाक सूरत हाल है। और मतलब कि इतनी बारिश हुई है, सुबह से ये बारिश हो रही है। और क्या इस हवाले से कोई अलर्ट जारी किया गया था, नहीं किया गया था, ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ जो हैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। राजा काशिफ, बताइएगा इतनी बारिश हो गई है, कब से ये बारिश हो रही है और क्या सूरत हाल है? देखिए, ये बिल्कुल जो है NDMA ने जो है अलर्ट जारी किया था कि 3 दिन जो है शदीद बारिशें होंगी और इस हवाले से उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था, शहरियों को आगाह भी किया गया था इस हवाले से। आज सुबह जो है वो बारिश से फ्लड की जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद CDA भी मुतहरक हुई अपने जो सेक्टोरल एरिया है उसमें, उसके बाद जिला इंतजामिया भी मुतहरक हुई और CDA ने अब तक जो CDA का दावा है, CDA इंतजामिया का कहना है कि 95% जो शहरी इलाका है उसको क्लियर कर दिया गया है। ताहम जो फुटेज में आपको नजर आ रहा है कि E11 की जो सूरत हाल है, E11 एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका इंतजाम जो है सोसाइटी के पास है। वहाँ पे मुख्तलिफ निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ इस सेक्टर में बनी हुई हैं, जिनमें एक नेशनल पुलिस फाउंडेशन है जिसके पैटर्न इन चीफ खुद सेक्रेटरी दाखिला हैं और निजी हाउसिंग सोसाइटी ने इस हवाले से कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए थे। वहाँ पर मशीनरी उनकी कोई मौजूद नहीं थी, जिसके बाद जो है तकरीबन वहाँ पे पहाड़ों से आने वाला जो पानी है, पहाड़ों के अतराफ में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जो हमारे जराए बता रहे हैं, क्लाउड ब्रस्ट में 1 फुट पानी का क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। उसके अलावा जो है वो फ्लश लाइट की सूरत हाल इतनी ज्यादा थी कि 330 मिलीमीटर के जो है तकरीबन बारिश जो है पहाड़ी इलाकों की साइड पर हुई है। E11 में बारिश की सूरत हाल के बाद जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसके बाद इंतजामिया तो हरकत में आई। CDA ने भी ठीक है, काशिफा हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद काद साहब, हमजा शफकात साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये क्या सूरत हाल है? E11 की बात हो रही है, ये फुटेजेस आपने भी देखी हैं सर? E11 में मैं खुद मौजूद हूँ। 100% एरिया इस टाइम क्लियर है। ये जो फ्लैश फ्लड हुए हैं, फ्लैश फ्लड असल में पहले तो आपको पता है कि इन एरियाज के अंदर आबादियाँ नहीं थी। अभी क्योंकि ये प्लान्स के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी बनती गई हैं, कुछ एरियाज चोक हुए हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड जो नॉर्मली खुद ही रिसीड कर जाता था वो फ्लड किया है फॉर 30 मिनट। हमारी टीम उधर विद इन 30 मिनट पहुंच गई, सारा एरिया हमने क्लियर करा दिया। मैं खुद ऑन साइट पर मौजूद हूँ। E11 के अंदर अब किसी भी रोड के ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है, तमाम रूटीन के मुताबिक लाइफ चल रही है। कुछ बेसमेंट्स हैं जो लोगों के घरों की बेसमेंट्स में लीकेजेस की वजह से पानी उनकी बेसमेंट्स में गया हुआ है, उनके लिए हमने डी वाटरिंग पंप्स अरेंज किए हुए हैं और हम वो डी वाटरिंग का काम भी कर रहे हैं। बाकी भी इस्लामाबाद के अंदर बारिशें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं, फ्लैश फ्लड भी हुए हैं, रावल डैम का स्पिलवे भी हम खोलने लगे हैं। शायद अगले 1 घंटे में रावल डैम के स्पिलवे भी खोल दिए जाएंगे और जो लो लाइंग एरियाज हैं उनके अंदर हमने ऐलानात भी करवा दिए हैं, इन्फोर्समेंट भी क्लियर करा दिए हैं, टीम्स भी मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है। इंशाल्लाह चीजों को हम मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमजा शफकात साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अच्छी बात है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन जिस तरह से गाड़ियां में बहती हुई नजर आ रही हैं, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जो गाड़ियों में लोग मौजूद थे क्या वो निकल गए थे या फिर ये गाड़ियां बाहर सड़क पे खड़ी हुई थी, खाली थी? नहीं, ये बाहर सड़क पे खड़ी हुई गाड़ियां थी और ये सिर्फ वही 30 मिनट में जो फ्लैश फ्लड आया ना, फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट को हम कहते हैं, जब 100 मिलीमीटर की बारिश जो है 1 घंटे से कम टाइम पर एकदम हो जाए, उसकी वजह से ये एक ही रोड है जो आपने वीडियो में भी देख रहे हैं, ये एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। इसके अंदर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये गाड़ियां बिल्कुल खाली थी, ये गाड़ियां चली गई और नाले के अंदर बह गई हैं। हमारी टीम इनको निकाल रही है। टोटल 3 गाड़ियां हमने स्पॉट की हैं, 3 की हमें शिकायत मिली है। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में ये रिकवर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब, सबसे पहले पाकिस्तान से बात कर बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, 11 सेक्टर है, जहाँ पर ये एक ही सड़क है जिस पर ये सूरत हाल सामने आई थी और अब वो वहाँ पर खुद मौजूद है और अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल बन गई थी और बारिशें, हम दुआ यही करते हैं कि बाइस रहमत ही रहे, बिल्कुल ऐसे ही जहमत ना बने। और खैर
हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब तो मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिस तरह से इंतजाम भी किए जा रहे हैं और वो इंतजाम अच्छे किए जा रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल में आधे घंटे के अंदर अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि अलर्ट भी जारी किया उन्होंने कहा कि अलर्ट तो जारी था, उनका आधे घंटे के अंदर हमने सिचुएशन को काफ़ी हद तक जो है क्लियर भी कर दिया, तो ये एक अच्छी बात थी। खैर हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना केसेस की तादाद में क्योंकि इजाफा हो तो होता जा रहा है, और लेकिन अब ताज़ा तरीन जो एक रिपोर्ट आप कह लें या रिसर्च सामने आई है उसमें यह है कि पाबंदियां जो हैं इनकी वजह से जिस्मानी मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, लेकिन इस वबाई बीमारी के नफसियाती असरात पर भी फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। जबकि सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की जो तहकीक है उसमें हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। बिल्कुल ऐसी है, तहकीक में ये पता चला है कि आम आबादी के 53% अफराद ने वबा के नफसियाती असरात को एतदाल पसंद या शदीद करार दिया और 16.5% ने एतदाल पसंद से शदीद अफसुर्दगी की जो अलामात बताई और 28.8% है जिन्होंने एतदाल से शदीद तशवीश की अलामात की इतला रिपोर्ट की। अच्छा, गुज़श्ता हफ्ते की अगर बात करें तो WHO ने ऐलान किया था कि वबाई मरज़ का जो है वो जहनी सेहत पर असर है और वो तवील मुद्दती होगा। तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना था कि बीमारी के खौफ, काम में खलल, समाजी ताल्लुकात महदूद और ख़ानदानी कशीदगी में इजाफे से नफसियाती और जज्बाती मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसी ये सारी सूरत हाल है। हम जानते हैं कि जहनी तनाव का लोग शिकार हैं। हम मुख्तलिफ मतलब ममालिक के अंदर देखें तो वहाँ पर तो एहतजाज भी रिपोर्ट हुए हैं कि पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और मेंटल सिकनेस की बात हो रही है, डिप्रेशन की बात हो रही है और अब फोबिया होता जा रहा है कोरोना का। तो ये सारी सूरत हाल है। अब ऐसे में ये रिपोर्ट भी सामने आई है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब, मारूफ माहिर नफ्सियात हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। WHO तो पहले से ही सर कह रहा था, अब सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का ये जो सर्वे है, ये जो रिपोर्ट है, ये सामने आई है। सर इस सर्वे के हवाले से, रिपोर्ट के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से ये किया गया है और ये जो नफ्सियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं ये किस कदर संजीदा मसला बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि कोरोना की जिस्म पे तो असरात थे ही, लेकिन इसके न्यूरोसाइकेट्री यानी आसाबी और नफ्सियात पे जो असरात थे उसके लिए मेरे सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने पहल की और इस सिलसिले में ये सर्वे किया। तो इसमें जो है देखा यह गया है कि बहुत सारे लोगों को न सिर्फ हमारे मुल्क में उस जहनी दबाव बल्कि उसके साथ साथ नींद, भूख में ख़राबी और उसके साथ साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कुछ लोग जो खौफ था जिसको हम कोरोना फोबिया कहते हैं कि एक तरफ तो लोग ये था कि बहुत ज़्यादा खौफजदा थे और वो बार बार टेस्ट कराते थे, ऑब्सेशन जिनको होता था, और दूसरी तरफ ये थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो कोरोना को समझ ही नहीं रहे, कह रहे थे कि बीमारी ही नहीं है, और जिसकी वजह से जो है इंतहाई शदीद किस्म के ख़ास तौर पर उन लोगों पर असरात हुए जो लॉकडाउन की वजह से वो डेली वेजेस पे काम करते थे, सोशल प्रॉब्लम हो गए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गए, उन सब की वजह से। और फिर लॉकडाउन में लोगों के लिए जो है ना यही था कि मुसलसल जो गो के इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ज़बरदस्त किस्म का रोल अदा किया, लेकिन वो जो बच जाते थे वो नहीं दिखाते थे, जो मरते थे उनको दिखाते थे, जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारी बेचैनी पैदा हो गई। और यहाँ तक देखा गया है कि जो है इसमें कई लोगों को सुसाइडल आइडिएशन यानी खुदकुशी के ख्यालात बड़े आते थे। तो इसकी वजह से उसकी वजह यही थी कि इसका जो हल ये है कि तरतीब दिया जाए, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, कि वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, वर्जिश करें, इबादत करें। और अच्छा उस वक्त हम ये कहते थे कि जब इसका वैक्सीन नहीं था कि रवैये के वैक्सीन को यानी बिहेवियरल वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करें, जो जिसमें हाथ न मिलाना, गले न मिलना, और फिर साथ साथ हम ये कहते थे कि सलाम पे इक्तिफा करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल और मास्क का इस्तेमाल, ये सब होने चाहिए थे, जिसकी वजह से। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के जिस अंदाज से जो है गवर्नमेंट ने इसको टैकल किया कि ये वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो वायरस से तो नहीं डर रहे हैं, वैक्सीन से डर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि नफ्सियाती पहलू पे खास तौर पर उसको एड्रेस किया जाए ताकि लोग इस वबा को समझें और उसके लिए ऐसा लाएमल अख्तियार करें कि उसका नफ्सियाती पहलू पर खास तवज्जो दी जाए। अच्छा इकबाल आफरीदी साहब, जिस तरह से लोग अब घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन है, सिचुएशन ऐसे कि डिप्रेस हो रहे हैं, एंजाइटी का भी शिकार हो रहे हैं, इन चीज़ों का हल क्या है? हमें किस तरह से इस चीज़ों से इनको ओवरकम करके हमें निकलना होगा सिचुएशन से बाहर?
हाँ, उसके लिए कि हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने को हम ऐसे प्लान करें कि अगर हम काम पे नहीं जा रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, एतदाल में खाना खाएं, रात को जल्दी सोएं क्योंकि इम्यूनिटी नींद से अच्छी हो जाती है, और सुबह वक्त पे उठें। और उसके साथ साथ चाहे घर के अंदर ही हों लेकिन कम से कम ऐसा काम करें जिसको एंजॉय कर सकते हैं। मसलन कुरान शरीफ माने पढ़ सकते हैं, या जो है अरबी या चाइनीज सीख सकते हैं, या फिर ये है कि ऑनलाइन जॉब जिस तरह से हम टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये है कि उसमें जो है ना एक ऐसा काम जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, ख़ुद को फ़ायदा हो। फिर ये कि एक अहम चीज़ है जो सोशल डिस्टेंस, ये बहुत गलत है। इसकी जगह हम कहते हैं फ़िज़िकल डिस्टेंस को फ़रोग़ दें, और सोशल कनेक्टेडनेस यानी जिस्मानी दूरी और समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देना चाहिए कि अगर कोई आपसे नाराज़ है उसको फ़ोन कर लिया, मना लिया, ताकि उसका भी स्ट्रेस कम हो, आपका भी कम हो। और बच्चों के साथ मौका मिल रहा है कि भाई ये जो है इंटरेक्शन हो, और एक्सरसाइज का खास एहतमाम किया जाए, क्योंकि अगर हम बैठे होंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो वजन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और डिप्रेशन होगा, और साथ साथ बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होंगे। लिहाजा हमें हर दिन को ऐसा तरतीब देना चाहिए जिसमें एक रहन सहन और अच्छी तर्ज ज़िंदगी के साथ साथ कोई ऐसा अहम काम करे जिसमें ख़ुद को भी फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अब हमें अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं, जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर लेते तब तक हमें इसी वबा के साथ रहना है और इसी के साथ रहना सीखना है। और ये बड़ा मुश्किल काम है, एक नई चीज़ इंसान के लिए सीखना बहुत मुश्किल होता है, और हम तो यहाँ पर मानने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में घर बैठे बैठे सीखना आसान है, या फिर अगर किसी बंदे को लगे कि मुझे कोई ज़हनी तनाव का सामना है तो उसको कोई रब्ता कर लेना चाहिए डॉक्टर हजरात से? हम तो ये भी नहीं मानते कि हमें कोई ज़हनी मसला जो है वो दरपेश है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। लोग उल्टी दस्त कहते हुए नहीं शर्माते, लेकिन ज़हनी दबाव या डिप्रेशन का इजहार करते हुए शर्माते हैं। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि अगर वो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरेक्शन के तर्ज ज़िंदगी पे अगर वो अमल करें, उससे बेहतरी होती है तो ठीक है, वरना प्रोफेशनल से यानी हेल्प लेना, उसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, उसमें पहल करनी चाहिए। क्योंकि प्रोफेशनल वे में अगर सही मशवरा दिया जाए, उसका इलाज किया जाए बर वक्त, तो बहुत सारी कीमती जानें भी बच सकती हैं और क्वालिटी लाइफ को भी अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान साहब ने जो अहम सर्वे किया गया है, जो रिपोर्ट सामने आई है, WHO भी इस तरह की रिपोर्ट्स अक्सर जो है हमें पता है कि वो सामने आ रही होती हैं, शाया हो रही होती हैं, तो हमें ख्याल रखना है इन चीज़ों का, और अब हमें सीखना चाहिए इस वबा के साथ कैसे। जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये कहा ना कि वैक्सीन जो है, लोग उसके हवाले से बहुत ज़्यादा अभी तक कन्फ्यूज हैं और खौफजदा हैं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन आप इस खौफ से बाहर आएँ और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इससे आपकी ही हिफाजत होगी और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी भी हिफाजत। अच्छा, वो भी सर्वे आया था ना कि ज़्यादा लोग मतलब कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे और जिनको वैक्सीन फोबिया या जो वैक्सीन से डर रहे हैं, उसमें एक बड़ी तादाद है जिनको बचपन से इंजेक्शन फोबिया है। वो एक्चुअली इंजेक्शन से डरते हैं, और वैक्सीन से डरने की एक बहुत बड़ी वजह इंजेक्शन भी है, और यकीन करें पता ही नहीं लगता, वैक्सीन लगवा के देखें पता ही नहीं लगता। खैर, अच्छी बात है कि अगर आप खुद को वैक्सीनेट करवाएंगे। हम कुछ डिजिटल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। हाँ जी, डिजिटल पाकिस्तान, क्योंकि दौर जो है इस तरह का था, डिजिटल हम पाकिस्तानी बात करते हैं। और जो अगर बात करें मौजूदा हुकूमत की, तो इनका भी ख्वाब है कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जाए। लेकिन डिजिटलाइजेशन से ना सिर्फ आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी आएगी, बल्कि नौजवानों और ख़वातीन के लिए भी रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। हुकूमत का अज़म तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की तरफ आए ना, तो ये सूरत हाल हमें ऐसी लगता नहीं कि ऐसी है, कहानी कुछ मुख्तलिफ है। और हुकूमती सर्वे के मुताबिक मुल्क के सिर्फ 12% घरानों के पास कंप्यूटर्स की बात कर ली जाए, लैपटॉप की बात कर ली जाए, टैबलेट्स की बात कर ली जाए, इस जैसी कम से कम एक सहूलत मौजूद है। और हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि हमने अपने मुल्क को बनाना है इस तरह से। लेकिन इदारा शुमारियात के सर्वे के मुताबिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शरह शहरी इलाकों में ज़्यादा, यानी कि 19% है, इतनी भी ज़्यादा नहीं, 19% है। जबकि अगर बात करें देही इलाकों की, तो वहाँ पर 7% है। उनके मुकाबले में ज़्यादा है ना, तो एक्चुअली इसलिए। और पंजाब में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 13% घरानों में कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट जैसी एक सहूलत मौजूद है। और जब ये सर्वे हो रहा है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है, तो ये उस वक्त में आ रही है जब हम अपने बच्चों को ऑनलाइन जो है स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जॉब्स की बात कर रहे हैं। और फिर हम देखें 22 शहरी घराने, जबकि 8% देही घराने इसमें शामिल हैं, और बलूचिस्तान में तो सिर्फ 6% घराने हैं। उनमें से कोई एक सहूलत
इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जिसमें से 13% जो है वो शहरी हैं, जबकि 1% देही घराने शामिल हैं। बलूचिस्तान में भी ये सूरत है। इस्लामाबाद की बात कर लें तो वहाँ पर 40% घरानों के पास इस तरह की एक सहूलत मौजूद है, और लाहौर की बात करें तो ये शरह सबसे ज़्यादा यानी कि 24% है, जबकि सबसे कम किधर है, राजनपुर में है, और वो 3% है। और सिंध में कराची शर्की की बात कर ली जाए, ये शरह 33% है, जबकि थरपारकर में 1% है। खैर लुबा सारी गुफ्तगू का ये है कि हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे फ्रीलांसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और पाकिस्तान जितनी आईटी इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल इस वक्त पाकिस्तान ने देखा है वो कमाल ही है, लेकिन फिर भी कुछ कमी मौजूद है। और दूर दराज इलाकों में ख़ास तौर पे बात की जाए, उनको हम क्यों नहीं शामिल कर सकते उस वर्क फोर्स के अंदर, कि उनके पास तो शायद ये सहूलियात नहीं है, फिर इंटरनेट की सहूलियात के मसाइल भी हैं। बिल्कुल ऐसी है। इन चीज़ों को अगर हम देखें ना, अगर हम इन चीज़ों को लेकर आए तो मेरा ख्याल है वर्क फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उससे हमारे जो ये शोबा है इसमें भी तरक्की आएगी। ये सारी सूरत हाल है। इस पर बात करेंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म फोर्स बराए IT सैयद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर ये बताइएगा, हुकूमती सर्वे की हम बात कर रहे हैं, मुल्क के 12% घरानों के पास ये जो हम बात करें कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इस जैसी कम अज़ कम एक सहूलत मौजूद है। डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब है और उसमें काम भी बहुत हो रहा है और नौजवानों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत लंबा सफ़र नहीं हो जाएगा अगर लोगों को इक्विप ना किया गया इन चीज़ों से? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डेफिनेटली मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम लोगों ने मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वेव पिछले 20 सालों से काफ़ी मिस किया। हम दुनिया में बहुत तरक्की हुई, पाकिस्तान में उस स्पीड से नहीं हो सकी, और आई थिंक कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल और बेसिक किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स लेवल के मसाइल थे जो कि फिक्स होने ज़रूरी थे ये पेनिट्रेशन के लिए। तो उस हवाले से काफ़ी गवर्नमेंट ने फोकस किया अभी तक उन चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पे फिक्स किया जाए जिससे ये सारा मोबाइल पेनिट्रेशन, कनेक्टिविटी, ये सारा कुछ इम्प्रूव हो सके। सो आई थिंक अगर आप देखें तो इस वक्त ऑलरेडी 100 मिलियन जो हैं ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर मोबाइल पे हो चुके हैं, बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ इसके अंदर, और 183 मिलियन सेलुलर फ़ोन यूज़र्स हो चुके हैं। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, इंडिया के जैसे मुल्क हैं हमारे जैसे जिन्होंने कंप्यूटर की एक डिजिटल एज को मिस किया है, तो वो डायरेक्टली जंप किए हैं कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन्स की तरफ। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन के इंडिकेटर्स देखेंगे, स्मार्टफोन्स के देखेंगे, कनेक्टिविटी के देखेंगे, तो डेफिनेटली उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ ये जो कोविड की वेव जब से शुरू हुई है उसका बहुत इम्पैक्ट आया। बहुत सारे यूजर्स, ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हो गई, ई कॉमर्स शुरू हो गई, और उसमें एक गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया जो कि दूसरे मुल्कों से मेरे ख्याल में हमने बरतरी ली, जिसमें टेलीकॉम सर्विसेज को एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर किया कोविड के दौरान, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। इवन आईटी के अंदर बहुत सारा बिजनेस दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में आया, और पाकिस्तान में भी इसकी ग्रोथ। सैयद अहमद साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना एजुकेशन के हवाले से और कोविड के हवाले से कि कोविड के दिनों में आप लोगों ने ये काम किया, लेकिन जहाँ पर ये डिवाइसेस नहीं है, जहाँ पर डिजिटल चीज़ें नहीं मौजूद हैं, वहाँ पर आप लोग किस तरह से इंश्योर करें कि वहाँ पर भी, क्योंकि एजुकेशन अब से देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला हो रहा है कोविड के दिनों में, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, इस नुकसान को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो आपके पास मोबाइल, उनकी अफोर्डेबिलिटी है डिवाइसेस की कि ये लोग अफोर्ड कर पाएं, और दूसरा लोकल लैंग्वेज के कंटेंट के हवाले से इश्यूज हैं, कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और चौथा उसके यूजेस के लोग जब वो खरीदें तो उनको वो उस पर क्या मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में एक तो लोकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी आ चुकी है, जिसमें 19 से ज़्यादा लोगों को ऑथराइजेशन मिल चुकी कंपनीज को पाकिस्तान में स्मार्टफोन डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके अलावा असेंबली भी काफ़ी इम्प्रूव की है। पिछले 2 मिलियन से ज़्यादा पिछले साल असेंबल हुए पाकिस्तान में, इस साल बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। सो एक तो मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस इन पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएंगी। दूसरा, मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी में कुछ बहुत 20-25 साल से मसले चल रहे थे। राइट ऑफ वे का मसला था, स्पेक्ट्रम के मसाइल थे, तो उन चीज़ों को रिजॉल्व किया गवर्नमेंट ने इस वक्त। राइट ऑफ वे की हिस्टोरिकल उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की, तो कुछ टैक्सेस में रैशनलाइजेशन की,
कनेक्टिविटी की। तो ये सारी चीजों से मेरे ख्याल में एक तो अफोर्डेबिलिटी बेहतर होगी, और दूसरा फिर जहाँ तक कनेक्टिविटी के हवाले से यूएसएफ इज नाउ डूइंग गुड जॉब। एक इदारा है हमारा जो कि मेक श्योर करता है बलूचिस्तान जैसे या रिमोट एरियाज जहाँ पे वाइबिलिटी नहीं होती मोबाइल ऑपरेटर्स की, वहाँ पे गवर्नमेंट उसको ये यूएसएफ के फंड के थ्रू ये सारी सर्विसेज लेके जाएं। तो उसमें इस साल 15 MOUs साइन किए इन्होंने, जो कि पिछले साल 3 थे और उससे पहले शायद एक MOU था। तो बड़ी तेजी से उस लेवल पे काम हो रहा है, मगर जैसे मैंने कहा राइट ऑफ वे, स्पेक्ट्रम के इश्यूज, टैक्सेस, काफ़ी सारे ऐसे मसाइल थे जो कि जिनको टाइम लगा 1-2 साल, मगर उसके अंदर अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ IT में भी टेलीकॉम के अंदर बहुत सीनियर स्टाफ का इजाफा हुआ है, जिससे अब ये काम आपको बिल्कुल ठीक है। सईद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और अब जब हम मतलब बात कर रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान की, तो ये सिर्फ मतलब कि मोबाइल का भी मामला नहीं है। ये अगर हम देखें, हम IT इंडस्ट्री की जब बात कर रहे होते हैं तो मोबाइल से आप कितना काम कर सकते हैं, और मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, अब उसका हमें इल्म है कि उसके लिए। और फिर बच्चों को दूर दराज इलाकों से बड़े शहरों की तरफ मूव करना पड़ता है, उनके पास तो इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है। अगर यही इंटरनेट एक्सेस उनके इलाकों में हो, जो लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं, तो उनको शायद मूव ही ना करना पड़े, और हमारे वो इलाके भी ग्रो होना बिल्कुल ऐसे वो इलाके भी ग्रो होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इलाके वो पहले ही डेवलप्ड है उनमें ज़्यादा बोझ पड़े था। अगर इस तरह से उन वाले इलाकों में सहूलियत में, अगर IT से रिलेटेड अगर आप नौजवानों से इकरा मिलें, उनसे बात करें, तो आपको पता लगेगा कि दूर दराज इलाकों से इतने बेहतरीन जहन जो हैं वो बड़े शहरों के अंदर आके बैठे हुए हैं। तो अगर यही फैसिलिटीज़ उनके इलाकों में हो, तो शायद उधर से मजीद लोग जो है उनके साथ जमा हो सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। स्टे विद अस।